नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस के पहले अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी कानून का जो पहला अध्याय होता है, प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी, वो अक्सर थोड़ा सूखा सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बस कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ नियम हैं। बस वही। लेकिन बीएनएसएस के चैप्टर 1 ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हर आपराधिक मामले के लिए एक नई शुरुआती लाइन खींचता है। इसमें वकीलों के लिए कुछ कह सकते हैं छुपे हुए जाल हैं, और न्याय व्यवस्था के लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव भी। आपने बिल्कुल सही कहा। इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझना, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये अध्याय उस नींव की तरह है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही ठीक से न समझी जाए, तो आगे की सारी बहस, सारी दलीलें वो कमजोर पड़ सकती हैं। ये तय करता है कि कानून कहाँ लागू होगा, इसमें इस्तेमाल हुए शब्दों का असली मतलब क्या है, और कौन सा अधिकारी क्या काम करेगा। और यही वजह है कि आज हम सिर्फ इसका पाठ नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझेंगे। हम 3 बड़े बदलावों पर ध्यान देंगे। पहला, ये कानून भारत के नक्शे पर कहाँ और कैसे लागू होता है। दूसरा, कैसे टेक्नोलॉजी आखिरकार हमारे कोर्टरूम के नियमों का हिस्सा बन रही है। और तीसरा, पुलिस और मजिस्ट्रेट की भूमिकाओं को कैसे नए सिरे से गढ़ा गया है। तो चलिए, इस नए खेल के नए नियमों को समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पहली गेंद पर एक गुगली नजर आती है। धारा 1 ये कहती है कि ये कानून पूरे भारत पर लागू होगा। लेकिन फिर एक लेकिन आ जाता है। नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्र। हाँ, ये तो पहले दिन से एक उलझन जैसी लगती है। इसका असल में कोर्ट में क्या मतलब है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं से एक वकील का असली काम शुरू होता है। देखिए, धारा 112 साफ कहती है कि कुछ अध्यायों को छोड़कर बीएनएसएस के नियम नागालैंड और संविधान की 6ठी अनुसूची में आने वाले जनजातीय क्षेत्रों पर मतलब सीधे सीधे लागू नहीं होंगे। अच्छा। इसकी वजह इन इलाकों की अपनी खास सामाजिक सांस्कृतिक पहचान और उनके अपने प्रथागत कानून यानी कस्टमरी लॉज हैं। उनका सम्मान करना जरूरी है। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या इसका मतलब ये है कि नागालैंड में एक वकील को हर मामले के लिए 2 तरह की रिसर्च करनी पड़ेगी? पहले बीएनएसएस देखो और फिर सरकार का कोई खास नोटिफिकेशन ढूंढो जो शायद सब कुछ बदल दे? बिल्कुल। ये तो काफी पेचीदा लगता है। आपने नस पकड़ ली। यही तो असल चुनौती है। ये कोई किताबी नियम नहीं है, ये प्रैक्टिस की हकीकत है। मान लीजिए असम के किसी जनजातीय इलाके में कोई अपराध होता है, हम्म। तो वहां की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया बीएनएसएस के हिसाब से नहीं, बल्कि वहां के अपने लोकल कानूनों के हिसाब से चल सकती है। जब तक कि राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके ये ना कह दे कि अब से यहाँ बीएनएसएस के नियम लागू होंगे। और अगर कोई नया वकील या कोई भी इस बात को नजरअंदाज कर दे तो? समझिए कि केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर आपने गलत कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, तो पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र का ये पहला और सबसे जरूरी नियम है। ये छोटी सी चूक पूरी कार्रवाई को खारिज करवा सकती है। बाप रे। इसलिए किसी भी मामले में हाथ डालने से पहले ये पक्का करना बेहद जरूरी है कि उस इलाके के लिए कोई नोटिफिकेशन है या नहीं। ठीक है, तो एक बार जब हम ये तय कर रहे हैं कि कानून कहाँ लागू होगा, तो हमें ये समझना होगा कि ये कानून कौन सी नई भाषा बोल रहा है। और यहीं पर धारा 2 यानी परिभाषाओं वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन वाली परिभाषा ने सबसे ज्यादा चौंकाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये एक क्रांति है। सालों से हमारी न्याय व्यवस्था टेक्नोलॉजी को अपनाने में झिझक रही थी। अब इस एक परिभाषा ने उस झिझक को तोड़ दिया है। इसमें सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही नहीं, बल्कि पहचान की परेड की रिकॉर्डिंग, तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग और यहाँ तक कि सबूतों की रिकॉर्डिंग को भी शामिल किया गया है। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बॉडी कैम रिकॉर्डिंग सिर्फ एक हो तो अच्छा है वाली चीज नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कानूनी प्रक्रिया की परिभाषा का ही हिस्सा बन गई है। मैं सोच सकता हूँ कि अगर तलाशी बिना रिकॉर्डिंग के हुई तो बचाव पक्ष के वकीलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्या यही उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल। अब पुलिस अधिकारी को तलाशी लेते समय पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। सोचिए, अगर बाद में आरोपी कहता है कि तलाशी गैर कानूनी थी या मेरे घर में सबूत प्लांट किए गए थे, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग
वो एक निर्णायक सबूत का काम करेगी। ये पुलिस की जवाबदेही और प्रक्रिया में पारदर्शिता दोनों को कई गुना बढ़ा देती है। अब आरोप प्रत्यारोप की जगह ठोस सबूत बात करेंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ा कदम है। अब एक और परिभाषा जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है शिकायत यानी कंप्लेंट की। इसमें एक स्पष्टीकरण है जो कहता है कि कुछ मामलों में एक पुलिस रिपोर्ट को ही शिकायत मान लिया जाएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, एक पुलिस ऑफिसर शिकायतकर्ता कैसे बन सकता है? ये उस प्रक्रिया को पूरी तरह से उलट देता है जिसे हम सालों से जानते हैं। देखिए, आमतौर पे शिकायत वो होती है जो कोई आम नागरिक मैजिस्ट्रेट के पास जाकर करता है ना? हाँ। और पुलिस रिपोर्ट वो है जो पुलिस जांच के बाद फाइल करती है। लेकिन ये स्पष्टीकरण एक खास स्थिति के लिए है। मान लीजिए पुलिस ने जांच शुरू की ये सोचकर कि कोई बड़ा संज्ञेय अपराध हुआ है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि मामला तो सिर्फ एक छोटे गैर संज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल अपराध का है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो पुलिस रिपोर्ट अब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं रहेगी, उसे कानूनी तौर पर एक शिकायत माना जाएगा। अच्छा। और वो पुलिस अधिकारी जिसने रिपोर्ट बनाई है वो शिकायतकर्ता बन जाएगा। इसका असर ये होता है कि अब मामला सरकारी मशीनरी के तहत फटाफट आगे नहीं बढ़ेगा। ओके। अब मजिस्ट्रेट को उस पुलिस अधिकारी को किसी आम नागरिक की तरह बुलाकर शपथ पर उसकी जांच करनी होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रक्रियात्मक बदलाव है जो छोटे मामलों को हल्के में लिए जाने से रोकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह पीड़ित विक्टिम की परिभाषा में अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी को शामिल करना ये एक ज्यादा मानवीय सोच वाला कदम लगता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर पीड़ित नहीं है तो भी उसका परिवार न्याय की लड़ाई लड़ सकता है। बिल्कुल, ये पीड़ित केंद्रित न्याय जिसे हम विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस कहते हैं उसकी दिशा में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। सोचिए, एक हत्या के मामले में मृतक तो चला गया, लेकिन अब उसके परिवार के सदस्य कानूनी तौर पर पीड़ित माने जाएंगे। सही है, उन्हें मुआवजे का अधिकार होगा, वो अपील दायर कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया में पीड़ित का पक्ष हमेशा मजबूती से मौजूद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिर में जांच और अन्वेषण के बीच का वो पुराना फर्क, क्या इसमें कोई बदलाव है? बीएनएसएस ने इन बुनियादी परिभाषाओं को बरकरार रखा है क्योंकि ये आपराधिक प्रक्रिया की रीढ़ है। इन्हें समझना हर वकील और जज के लिए अनिवार्य है। आप इसे क्राइम शो की तरह सोच सकते हैं। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन वो है जो पुलिस अफसर सड़कों पर करते हैं। सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से बात करना, ये पूरी तरह से सबूत जुटाने का काम है। वहीं जांच या इंक्वायरी वो है जब मामला पहली बार किसी जज या मजिस्ट्रेट के पास आता है। वो उन सबूतों को देखकर ये तय करते हैं कि क्या केस में इतना दम है कि इस पर पूरा मुकदमा यानी ट्रायल चलाया जाए। तो अन्वेषण पुलिस का काम है और जांच अदालत का। आपने मजिस्ट्रेट की बात की और यहीं से हम धारा 3 पर आते हैं। ये धारा मजिस्ट्रेट के कामों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचती नजर आती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये शक्तियों के बंटवारे को और मजबूत करता है ना? बिल्कुल। ये संविधान के अनुच्छेद 50 यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के सिद्धांत को जमीनी हकीकत में बदलता है। धारा 3(2) साफ-साफ कहती है कि कोई भी काम जिसमें सबूतों का मूल्यांकन करना हो या किसी को सजा या हिरासत में भेजने का फैसला लेना हो, वो काम सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे। जैसे किसी को रिमांड पर भेजना। एकदम सही। किसी आरोपी को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि ये किसी की आज़ादी से जुड़ा है। ये काम केवल एक न्यायिक विवेक, एक जुडिशियल माइंड ही कर सकता है। मुझे याद है मेरे चेंबर में एक जूनियर वकील ने एक बार लगभग अपना पूरा केस खराब कर लिया था क्योंकि उसने रिमांड की अर्जी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने लगा दी थी। ओहो। ये एक क्लासिक गलती है, लेकिन धारा 3 इस अंतर को इतना साफ कर देती है कि अब ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? उनके काम प्रशासनिक या कार्यकारी प्रकृति के होते हैं, जैसे किसी चीज का लाइसेंस देना या रद्द करना या किसी केस में अभियोजन की मंजूरी देना। ये बंटवारा सुनिश्चित करता है कि न्याय देने का काम किसी भी तरह के कार्यकारी प्रभाव से आजाद रहे। एक वकील को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसे किस राहत के लिए किस दरवाजे को खटखटाना है। इससे एक सवाल और खड़ा होता है जो कि कानूनों के बीच टकरान का है। धारा 4 कहती है कि बीएनएसएस सभी अपराधों के लिए प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन फिर धारा 5 कहती है कि ये विशेष कानूनों को प्रभावित नहीं करेगी। तो अगर बीएनएसएस और किसी खास कानून जैसे पॉक्सो एक्ट में कोई टकराव हो
तो कौन जीतेगा? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब धारा 4 और 5 के संतुलन में छिपा है। आप इसे ऐसे समझिए, बीएनएसएस सभी खेलों के लिए एक सामान्य नियम पुस्तिका, एक जनरल रूल बुक की तरह है। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की अपनी एक खास नियम पुस्तिका होगी, जैसे एनडीपीएस या पॉक्सो एक्ट, और फ्री हिट या पावर प्ले जैसे खास नियम उसी से तय होंगे। अच्छा, ये एनालॉजी अच्छी है। तो धारा 5 यही कहती है कि यहाँ क्रिकेट के खास नियम लागू होंगे। मतलब अगर पॉक्सो एक्ट में जमानत के लिए कोई खास और ज्यादा सख्त शर्त है तो वही मानी जाएगी, बीएनएसएस की सामान्य शर्त नहीं। इसे कानून की भाषा में जनरालिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगांट कहते हैं, यानी सामान्य नियम विशेष नियमों पर हावी नहीं होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि विशेष कानूनों के मामलों में बीएनएसएस को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? नहीं, और यही वो आम गलती है जिससे बचना है। बीएनएसएस उन सभी जगहों पर लागू होगी जहां वो विशेष कानून चुप है। अच्छा, जैसे अगर पॉक्सो एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि गवाह को समन कैसे भेजा जाएगा, तो उसके लिए आपको वापस बीएनएसएस की सामान्य नियम पुस्तिका पर ही आना होगा। तो एक अच्छे वकील को दोनों कानूनों का गहरा ज्ञान होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा नियम लागू करना है। तो ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 1 का हमारा विश्लेषण। ये वाकई सिर्फ एक शुरुआती अध्याय नहीं है, बल्कि पूरे कानून की आत्मा है। मेरे लिए जो बड़े टेकअवेज हैं वो ये हैं। पहला, हमेशा पहले नक्शा देखो कि कानून लागू भी होता है या नहीं। सही। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी को अपनाओ क्योंकि अब वो नियमों का हिस्सा है। और तीसरा, पुलिस और मजिस्ट्रेट की बदली हुई भूमिकाओं को ठीक से समझो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक वकील या जज के लिए इस अध्याय की मजबूत समझ के बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। ये आपको सही अधिकार क्षेत्र, सही प्रक्रिया और कानून की सही समझ की ओर ले जाता है। इस एक अध्याय में ही पूरे आपराधिक न्यायशास्त्र का सार छिपा है।